कल जो हमने सब्जेक्ट किया था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। LGBTQ में मैंने आप लोगों को LGBTQI, इसमें मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भेजा हुआ था, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसको एक बार देखा होगा। इसमें इसको रिकैप करते हुए कि इस तरह के अगर कोई भी डिविएशंस या डिविएंट केसेस आते हैं तो हमें क्या देखना होता है। तो पहली बात हमें देखनी होती है कि जो लगन है, आप ये समझिए कि लग्न का, चंद्र लग्न का और सूर्य लग्न का अनडिग्निफाइड होना आवश्यक है, क्योंकि सूर्य हमारी मान प्रतिष्ठा का प्लैनेट है और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनका भी प्लैनेट है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो मन में एक रिवोल्ट की भावना होनी चाहिए। एक बात, अगर आप इन हॉरोस्कोप्स में अगर आप देखेंगे, कल की हॉरोस्कोप में भी चंद्रमा और मंगल का एक संबंध बनता है। देखिए, और वो शुभ भावों में नहीं बन रहा है। चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में है, या नवमांश के अंदर अष्टम भाव में है, और मंगल से वो दृष्ट है, जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके मन में एक जिद की भावना है। मतलब वो जब तक उसके अंदर वो हिम्मत नहीं होगी और वो जिद नहीं होगी दिमाग में जो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, तब तक वो व्यक्ति इतनी बड़ी बात को ट्रेडिशनल वैल्यूज के अगेंस्ट बोलने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाएगा। तो उसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पहली बात तो मैंने जैसे आपको बताया, जो लग्नवत है, जो आपका लग्न है, आपका सूर्य लग्न है और आपका चंद्र लग्न है, ये तीन नेटिव की चार्ट में अनडिग्निफाइड होने चाहिए। अनडिग्निफाइड का मतलब ये होता है कि या तो दुख भाव में बैठे हों, और इसके अलावा मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ में, इसके अलावा उनके ऊपर दृष्टि जो मेलेफिक प्लैनेट्स की हो। जैसे कल की क्लास में हमने देखा था कि मंगल भी दृष्टि दे रहा था, राहु भी दृष्टि दे रहा था। यानी कहने का मतलब है कि मेलेफिक प्लैनेट्स की, क्योंकि तुला लगन की कुंडली में आप जानते हैं कि मंगल न केवल एक नेचुरल मेलेफिक है, वो साथ में मंगल या शनि के लग्नों में मंगल, देखिए आप जानते हैं शनि के 3 शत्रु हैं, सूर्य चंद्र मंगल। मंगल न केवल उस सूर्य पे और बुध पे, जो कि पंचम का लॉर्ड है, और लगन के स्वामी शनि पे चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है, तो साथ में पंचम दृष्टि से राहु की भी दृष्टि है। श्रीवास्तव साहब कोई बात नहीं, आपका वीडियो ऑन ऑफ रखिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका मतलब लग्न का पीड़ित होना बहुत आवश्यक है। लग्न, तीनों ही लग्नों को आपने देखना है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा लग्न है जो न केवल गुड हेल्थ, लॉन्जिविटी को हमें दिखाता है, एक आदमी की मान प्रतिष्ठा की क्या स्थिति होने जा रही है उसको दिखाता है, तो साथ में ही ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ में रिस्पेक्ट की भावनाओं को भी दिखाता है, क्योंकि सूर्य एक ट्रेडिशनल प्लैनेट है, यानी हमारे संस्कारों का प्लैनेट है, हमारे पैतृक जो संस्कार हमें मिले उसका ग्रह है। और दूसरा, वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर का ग्रह है। जितने भी सोसाइटल लॉज बने हैं वो सूर्य प्रधान हैं। इसीलिए आप देखिए सात्विकता की बात होती है, इसलिए बड़ों के आशीर्वाद की बात होती है। इसीलिए देखिए, हमारी लैंग्वेज एक अकेली लैंग्वेज है जिसमें हम बच्चों को तू करके बोलते हैं, अपनी उम्र के लोगों के साथ तुम करके बोलते हैं, और अपने से बड़ों को हम आप करके संबोधित करते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये डिफरेंशिएशन नहीं है। दूसरा, इंग्लिश कल्चर के अंदर पिता को नाम से, फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है। हमारे वहां वो कल्चर नहीं है। वहां पे जितने, जैसे मैं जैकेस इंडिया में था, तो जैसा जो मेरा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर था, तो मैं शुरू में, चूंकि डिफरेंट कंपनी से आया था, तो मैं उनको सर बोलता था, तो वो मुझे इमीडिएटली इंटरसेप्ट करते थे। शुरुआत के मुझे 1 हफ्ते में परेशानी आई। उन्होंने कहा कि कॉल मी बाय फर्स्ट नेम। तो वो कॉल मी बाय फर्स्ट नेम जो है वो एक कल्चर है वहां का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, यूरोप का। उसमें पिता को भी पहले नाम से ही बुलाते हैं। तो जो सूर्य है वो, चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज सारे शनि प्रधान है, सूर्य है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज के, संस्कारों के पिता से और पितामह से और दादाओं से
और इन लोगों से मिलने वाले एक फैमिली संस्कार के होते हैं। जैसे हमारे वहां पे बहुत से ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे इवन लहसुन प्याज नॉनवेज इनके बारे में बात करना, एग्स के बारे में बात करना भोजन के रूप में एक कलंक की बात मानी जाती है, मतलब सोशल टैबू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कुंडली के अंदर में लगन, नेटिव का लगन, चंद्र, चंद्र लगन, यानी कि सूर्य लगन, ये तीन लगन उसके अनडिग्निफाइड होने चाहिए। अनडिग्निफाइड दुख भावों में हो, मैलिफिक प्लैनेट्स के साथ हो और दूसरे मैलिफिक प्लैनेट्स के द्वारा ग्रस्त हो। इसके अलावा तीसरा कॉम्बिनेशन ये होता है कि उस पर एस्पेक्टिंग होना चाहिए राहु का, क्योंकि राहु न केवल ट्रेडिशनल वैल्यूज को का रिवोल्ट करने वाला है, उसका रेबल प्लैनेट माना जाता है। साथ में वो कंफ्यूजन इन आइडेंटिटी या कंफ्यूज्ड थिंकिंग को दिखा रहा है, या वो वियर्ड एक्सेंट्रिसिटीज को दिखा रहा है। एक आदमी जो कि जिसने जन्म लड़की के रूप में अथवा लड़के के रूप में लिया है और उस तरह के उसका बॉडी की मार्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो बिल्कुल उससे हटके, उस लीक से हटके वो सोच रहा है और उस दिशा में चलने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, जो गुरु होता है, गुरु हमारे जीवन के अंदर एक न केवल क्रोमोसोम, सेल्स, इन सब का कारक है, तो गुरु हमारे जीवन के अंदर डिग्निटी का कारक है। आप समझ लीजिए, अगर कोई बहुत अनडिग्निफाइड बिहेवियर में अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसका गुरु पीड़ित होगा। जैसे मुझे एक पेरेंट ने कहा कि भाई मेरा बच्चा जो है वो वो ट्यूसडे और सैटरडे को भी नहीं मानता और वो प्रतिदिन नॉनवेज खाता है और अपने दोस्तों के साथ में बियर पीता है, तो उसका गुरु जो है न केवल रेट्रोग्रेड था बल्कि नीच का भी था। तो यानी गुरु की स्थिति ही हमें एक डिग्निफाइड बिहेवियर की तरफ ले जाती है, जो कि अप्रिसिएबल बिहेवियर होता है। तो इस व्यक्ति की कुंडली में गुरु की भी आपको अनडिग्निफाइड पोजीशन मिलेगी, यानी कि या तो दुख भाव में होगा या मेलेफिक प्लैनेट्स के कंजंक्शन में होगा या राहु केतु से ट्रस्ट होगा या उसके एक्सेस में होगा। अब चूंकि वो ट्रांसजेंडर है और हमारे पास जो दोनों कुंडलियां हैं ट्रांसजेंडर की, वो अब मैं कल रात को सोच रहा था तो मुझे तब याद आया कि जिस कुंडली को आज मैं डिस्कस कर रहा हूं उसकी दोस्ती जिस लड़की से थी वो भी ट्रांसजेंडर थी और वो फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर थी, क्योंकि मुझे उनके माता पिता ने ये बताया था उस लड़की के साथ में ये रह रहा है जो लड़की अपने सेक्स को परिवर्तित करा के मेल में कन्वर्ट कराना चाहती है और वो मेल हार्मोन्स ले रही है और इनकी आपस में बहुत पटती है। वो बिल्कुल टॉमबॉयज कपड़े पहनती है और ये हमारा बेटा स्कर्ट वगैरह, ब्लाउज वगैरह पहनता है। खैर, माता पिता जो है इन सब बातों को थोड़ा पैरानॉर्मल तरीके से देखते हैं। जैसे माता पिता ने मुझसे कहा कि 2017 तक हमारा बच्चा अच्छा था, 2017 में हमारे घर के अंदर एक लाल चुन्नी मिली, उसके अंदर चावल थे, उसके अंदर सिंदूर था और पोटली बनी हुई थी। वो हमारे शेफ्ट में, हमारी छत में, जहाँ पे हम लोग बाहर जो है वो मॉर्निंग में टी वगैरह लेते थे और थोड़ा उनका करीब 10-11 फीट का एक छज्जा था जिसमें बैठते थे और जाड़ों में धूप सेकते थे। वहां पे उनको एक दिन वो पोटली मिली। उस पोटली को जब उन्होंने खोला तो उसमें माता का सिंदूर था, माँ का सिंदूर था, चावल था, उसके अंदर मोली थी और सुपारी वगैरह ऐसी सब चीजें थी और काफी सिंदूर था और ये सब था और पोटली बनी हुई थी। वो माता की चुन्नी से पोटली बनी थी, वो उनके घर में थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमने अपने बच्चे को, अपने बेटे को ही कहा कि इसको जाके तुम सामने खेत में गाड़ के आ जाओ। तो गया, उसके बाद से उसके अंदर परिवर्तन दिखा। लेकिन मैं इन पैरानॉर्मल चीजों को नहीं मानता, क्योंकि ऐसी कोई घटनाएं कर्नाटका में बहुत होती हैं, आंध्रा में होती हैं, या झारखंड में होती है या बिहार में होती हैं या वेस्ट बंगाल में होती है। मतलब ऐसी घटनाएं जो भी लोकलाइज होती हैं कि किसी ने विच क्राफ्ट कर दिया। अदरवाइज मैं इन बातों पे उतना विश्वास नहीं करता।
मैं दशाओं के हिसाब से चलता हूँ या कुंडली की स्ट्रेंथ के हिसाब से चलता हूँ या कुंडली की उन प्रॉक्सिमिटीज को देखता हूँ। अब जैसे हमारे इसी रिकैप के नियम में आप ये जानते हैं कि लगन का स्वामी फीमेल साइन में हो, फीमेल प्लैनेट जो है लगन को देख रहे हो या लग्नेश के साथ हो या लग्नेश को देख रहे हो, और राहु और केतु का कोई ना कोई इसमें संबंध बनता हो, ऐसी स्थितियों के अंदर वो बच्चा बचपन से ही अपनी टेंडेंसीज दिखाएगा कि वो जेंडर आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड होगा और अपने आप को फीमेल मानेगा, ट्रैप्ड इनसाइड द मेल बॉडी, और उसको अनलीश करने के लिए वो हर तरह की चेष्टाएं करेगा। जैसे इस केस में जो मैं केस आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर भी करीब 2017 के समय इसमें ये परिवर्तन उनको दिखाई पड़ा, जो कि परिवर्तन जो है उसमें मेनली जो परिवर्तन था वो परिवर्तन इनको जो जिस दशा में दिखा वो दशा थी। देखिए, मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की है कि अगर आप लोगों के पास में किसी गे, लेस्बियन या आई इंटरसेक्स या कोई भी ऐसे कोई केस आपकी निगाह में आए तो उनके साथ वो मेरे साथ डिस्कस कीजिए, तो मैं इस सब्जेक्ट को एक्सपेंड कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं आपको एक जनरल और कॉमन सेंस पे आधारित रूल से तो अवगत करा दूंगा जिनको आप पकड़ पाएंगे, लेकिन ऐसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी जब तक कि आपको इसका बैकग्राउंड नहीं मालूम होता, आप किसी को भी डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो ट्रांसजेंडर है, लेस्बियन है या गे है या वो इम्पोर्टेंट है या वो एसेक्सुअल है। इन बातों को पूरी तरह से, अब चूंकि केस में पोस्टमार्टम स्टडी हो रही है जिसमें हमें मालूम है पूरी तरह से कि ये बच्चा ट्रांसजेंडर है, मेल टू फीमेल की तरफ को वो है। अब इसको जो दशा पड़ी है, जिस दशा के अंदर इसका इसने मतलब डिक्लेयर किया है, ये है राहु में शनि की दशा, जो कि इसको 2017 के एंड में आई थी या 2018 से। तो उसके बाद इसने पूरी तरह से डिक्लेयर किया अपने घर में। उसके पहले उनके माता पिता का कहना, देखिए कई बार कुछ बातों को माता पिता ओवर स्ट्रेच करते हैं या वो डेट्स के बारे में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो उन टाइमिंग्स को लेके कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक बात जो कॉमन माता पिता ने बताई है वो है कि बचपन से वो कई बार जो है अपने आप को लड़कियों की तरह से ड्रेसअप करता था और अपने मिरर में देखता था, बारबी डॉल वगैरह वो खरीदना पसंद करता था। तो ये कहना कि उसका 2017 के एंड में राहु में शनि आने के बाद प्रादुर्भाव हुआ बिल्कुल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये एक तरह से फार फेच्ड आइटम है। क्योंकि क्या है कि उस समय पे रेबल है, ये आप कह सकते हैं कि वो रेबलियस हो गया, वो वोकल हो गया, वो जोर से बोलने लगा कि मैं जो है मैं एक फीमेल हूं और मैं फीमेल बनना चाहता हूं, ये आप कह सकते हैं। मैं एफएक्यूज बहुत करता हूँ हॉरोस्कोपी करते समय, फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन, तो उनमें ये बात तो निकल के आई कि बचपन से उसका इंक्लिनेशन लड़कियों के साथ खेलने का, बारबी डॉल से खेलने का, अपने आप को ड्रेसअप करना लड़कियों की तरह और शीशे में देखना और लिपस्टिक लगाना, उन सब से खेलना, पाउडर लगाना और अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करना, वो सब बातें उसके अंदर उस समय भी मौजूद थी जब वो बहुत छोटा था। अच्छा, अब ये लड़के के बारे में है कि ये लड़का मेधावी है, ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, इसने क्लिनिकल साइकोलॉजी की है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा जुपिटर अच्छा बैठा है ना सर? है? जुपिटर अच्छा बैठा हुआ उसका। हाँ, जुपिटर भी और मरकरी भी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए चंद्रमा, जुपिटर और मरकरी ये 3 प्लैनेट्स होते हैं। और अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपका सन भी अच्छा होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि नवांश में सन उच्च का हो जाता है, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहा है। अब वो खुद क्लिनिकली साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति साइकेट्रिक के पास जाने की स्वयं की स्थिति में है। ये तो कहने का मतलब है कि इस कुंडली में आप लोग बात करें कि आपको क्या क्या बातें ऐसी दिखती हैं। ये टफर चार्ट है एज कंपेयर टू द चार्ट वी डिस्कस यस्टरडे, क्योंकि कल का जो चार्ट था वो बड़ा
ओपन केस था और ये ओपन टू शट है, मतलब इस केस में आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या ऐसे रीजंस हुए हैं जिनकी वजह से ये लड़का पूरी तरह से और ये एग्रेसिवली फीमेल बन रहा है। मतलब कल वाला लड़का बहुत मॉडरेट नेचर का था, माता पिता का बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन ये लड़का जो है घर छोड़ के चला जाता है। और दूसरा ये उस लड़की के साथ में रहता है जो टॉमबॉयश है, जो ट्रांसजेंडर है, जो फीमेल टू मेल है, जिसके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। सर, घर छोड़ने की आदत तो राहु के इम्पैक्ट से ही आती है। राहु जब खराब हो जाता है तो मैंने कई केस देखे हैं ऐसे। हम्म। जब राहु की दशा लगती है तो बंधन लगता है और वो भाग जाता है। वो मानता नहीं किसी का कहना। करेक्ट। Here in this case, Guruji, Mars is in Vrishik Rashi, female Rashi में. A हम्म। Mars represent body. It is in राइट। female Rashi, हम्म। Vrishik Rashi, aspected by Rahu. So राइट। the physical body, Mars represent physical body. There is some affliction by Rahu, हम्म। uh, and this uh, in Navamsha also. No, There's first of a all, Srivastava, yeah, I'll just stop you for a second. Because the point is, when we are discussing about the D1 chart, let's discuss in full of all the malefics, which are malefic interventions, which is happening in this chart. As you can see, that Ketu is Ketu aspect is moon. Ketu is also aspecting the sun, Ketu is aspecting moon. Ketu is aspecting moon. aspecting moon and sun both. Moon and sun both. Yeah, moon and sun both. And sun and Mercury. Sun is with Mercury in 12th. And Mercury is also being aspected by Mercury. Yeah, Ketu. yeah, yeah. And both are in female Rashi. Sun, Right. Mercury, moon. Right. Right. Uh, फीमेल के अलावा 12th हाउस मरकरी और सन दोनों ही अच्छे नहीं होते, चाहे भले ही वो उसमें बैठा है। नहीं नहीं, बड़े आईएएस अफसर की हॉरोस्कोप में, आईपीएस अफसर की हॉरोस्कोप में आपको सन 12th हाउस का मिल जाएगा। हमारे कई पुलिस कमिश्नर दिल्ली के रहे हैं, पुलिस कमिश्नर और डीजी हमारे हरियाणा के रहे हैं, उनका ऐसा सन मरकरी बैठा हुआ था 12th हाउस में। तो 12th हाउस का सन ये जनरल हम नहीं कह सकते कि ये खराब है। 8th हाउस और सन 10th Jupiter हाउस। Jupiter retrograde. It is not following the tradition. It is uh, aspecting the Venus. It is Jupiter and Saturn both are in retrograde, so it राइट। is not forming. It is not following the rule of the normal rule, dharmic rule. It is against the sun. I mean, it is not And the following the fifth dharmic rule. lord is debilitated. Fifth lord is debilitated. Yeah, fifth lord is debilitated. Hmm. Yeah, correct. Saturn is debilitated. Yeah. Not, और not केवल fifth lord is debilitated, it is posited with the sixth lord. रोगेश के साथ बैठा है। Oh, yes, sir. And Jupiter is functional malefic here. Jupiter Yeah, is functional malefic. Uh, और सन मरकरी दोनों केतु का एस्पेक्ट में है। करेक्ट करेक्ट। हम सब बोलिए। सभी ऑड साइन में है। इनका एक्चुअली 4th हाउस में केतु है, हम्म। जिसकी वजह से भी घर से बाहर चले गए, और 4th के लॉर्ड भी कमजोर हैं, शनि। बिल्कुल बिल्कुल। सर 9 माउस में सभी ऑड साइन में है, जो ग्रह एक्सेप्ट मून, जो मून ही इवन साइन में। मून एंड मरकरी बोथ और वर्गोत्तम। आप हाँ, देखिए नवांश में चंद्रमा और बुध दोनों ही वर्गोत्तम हैं और दोनों ही फीमेल साइंस में हैं और दोनों ही दुख भाव में बैठे हैं। most of the planets are in सवाल पूछूं सर, इसमें अगर हम लोगों को तीनों लग्न देखने हैं तो पहला लग्न तो जो लग्नवत है लिब्रा का, वो तो खराब है क्योंकि वो पापकर्तरी में है। उसका जो लॉर्ड है वीनस है, उस पे केतु का वो त्रिशराय भाव में भी है, त्रिसड़ाय भाव में, वो तो खराब है, ठीक है। उसका लेकिन डिस्पोजिटर सूर्य है जो कि लॉस में है। हाँ, शुक्र का डिस्पोजिटर सूर्य है जो कि लॉस के हाउस में। जी जी जी, वो लग्न खराब है, वो मैं समझ गया। लेकिन अगर मैं मून को लग्नवत करता हूँ तो मून लग्न में तो सिर्फ केतु का एस्पेक्ट के अलावा और कुछ नहीं खराबी।
केतु का एस्पेक्ट के अलावा मंगल भी एस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि हम्म। मंगल इस कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में प्रबल मार्केश है। न केवल नेचुरल मैलेफिक हैं, वो एक प्रबल मार्केश भी माने जाते हैं, क्योंकि वो सेकंड के और सेवंथ के लॉर्ड होने की वजह से। बट सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग मून को अगर लग्नवत करेंगे तब तो हम्म वो आपका वृषभ के का लग्न बन जाएगा, हम्म उसमें तो नहीं रहेगा। ठीक है। अभी अगर मून लग्न में देखें तो मून लग्न में तो वैसा नहीं है, सिर्फ अर्ध पाप कर्तरी है और केतु का और मार्स का एस्पेक्ट है। ये तो बहुत इसमें गुरु, खराब एस्पेक्ट नहीं है। हाँ लेकिन इसमें गुरु जो है वो अ, गुरु और टेंथ का लॉर्ड जो है वो नीच में है। राहु का एस्पेक्ट है मंगल पे, मंगल जो है इसके अंदर मार्केश है। इसके अलावा शुक्र पापकर्तरी में है, चतुर्थ भाव में। और और उसका जो मून का जो लग्नाधिपति है वीनस, वो हाँ, भी ठीक ही है अगर चौथे आप घर में। देखो नहीं, सन पे भी वो केतु का वो तो एस्पेक्ट। पाप कतरी है और सिंह राशि में है, तो शुक्र तो कमजोर हो गया काफी। हाँ। शुक्र का सही सही है, शुक्र कमजोर हो गया, लेकिन मून। Nakshatra, sun and moon both are in moon nakshatra, female nakshatra, Hasta and Rohini. हम्म And most of the planets are in Ketu nakshatra, uh, and Mercury, Ketu, Mercury, and moon nakshatra. And also, it's a Gandantara is like Maga first Padacharana. हम्म And Ashwini is also first, not Ashwini, थर्ड चरण। Ashwini, केतु Ashlesha, sorry, Ashlesha. Ashlesha, बुध है। yeah, आश्लेषा में राहु है। Ashlesha में राहु है. हम्म You see, nakshatra impact is also quite high, which is हम्म not हम्म either it is Mercury driven or moon driven. करेक्ट। और सर ये Most सन of the लग्न जो आपने अभी बनाया उसमें भी सर, उस लग्न में भी मरकरी तो स्वराशिस्त है, मूल त्रिकोण राशि में अपने 28 डिग्री का है, हम्म तो वो तो लग्नाधिपति भी वहां पे स्ट्रांग है, अपने ही हम्म घर में है। हम्म तो ये सन लेकिन का ट्वेल्थ लग्न का तो। लॉर्ड है ना सन। सन हाँ जो नहीं है ठीक है, ट्वेल्थ। सन वो तो सर बहुत सारे कुंडली में रहता है, लेकिन वो उससे बहुत कमजोर तो नहीं हो गया ये लग्न। लेकिन आप तो देखिए इसमें तो दो जो प्लैनेट्स हैं, एक डिग्निटी का प्लैनेट गुरु और एक डीवन के लगन का प्लैनेट शुक्र। क्योंकि हम इस बात से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि डीवन लग्ना का जो लॉर्ड है वो दुख भाव में है। इसमें हम्म मानते हैं कि सूर्य के लग्न में जो लग्नेश है वो बुध हो जाते हैं, बुध अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य जो है ट्वेल्थ के लॉर्ड होके लगन पे बैठे हैं। लेकिन अगर आप ये इसको देखें एक बात, तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बनती है कि अष्टम का स्वामी मंगल है जो कि थर्ड में है। अब क्या है कि ये जो धमकी देता है सुसाइड वगैरह की, कि अगर इसको फीमेल नहीं बनने दिया जाएगा, तो अब क्या है कि जो पिनाइल सर्जरी है वो कम से कम जो है वो कॉस्ट करती है 4.5 से 5 लाख रुपए, और वो मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो एक तो यूरोलॉजिस्ट करता है, उसमें पिनाइल को हटाता है, दूसरा उसमें प्लास्टिक सर्जन्स वगैरह वर्क करते हैं जो कि लेडीज जेनेटेलियाज को बनाते हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी से वो होता है। तो ये अपने आप में जो है 4 से 5 लाख का प्रोसेस है, और थोड़ा डेंजरस भी माना जाता है। पर एक्चुअली सुसाइडल का जो केस है उसमें तो मून का भी रोल होता है, पर मून तो स्ट्रांग है। नहीं, मून को विश्रा किसी भी प्लेनेट को आप देखेंगे ना तो उसके डिस्पोजिटर के साथ देखा जाता है, यानी उसका राशि का नाथ। एक बात आप देखिए, गुरु को हम उच्च का क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका डिस्पोजिटर चंद्रमा है। और ज्योतिष का नियम ये कहता है कि अगर किसी कुंडली में गुरु उच्च का है और चंद्रमा नीच का है तो गुरु उच्च के फल नहीं देगा। अच्छा, क्योंकि जो राशि का नाथ होता है वो उसका गार्जियन होता है, वही उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जैसे अच्छा, मतलब दोनों को देखना जरूरी है, दोनों डिस्पोजिटर को भी। जी, केतु का और एस्पेक्ट भी है ना। प्लेनेट भी।
और जो केतु के नक्षत्र का स्वामी है वो उसका दिमाग है, वो उसकी गाइडेंस है, वो बताता है कि वो रिजल्ट किस तरह के देगा। वो ज्येष्ठा में बैठे। अब ज्येष्ठा जो है संधि का नक्षत्र है। अब देखिए लगन चूंकि चित्रा का है, चित्रा नक्षत्र का है, तो इसलिए ये बॉर्न एज ए मेल चित्रा, और ये भी मस्कुलर है, ये भी अच्छा है, जिमिंग करता है। और लेकिन इसके जो खेल है ना, खो खो टाइप के खेल हुआ करते थे बचपन से, तो इसको ज्यादातर जो ये खेल करता है वो फीमेल खेल इसको ज्यादा पसंद आते हैं। नक्षत्र ज्यादा फीमेल वाला है। हम्म। तो सूर्य हस्ता का है, चंद्रमा रोहिणी का है, दोनों ही जो है चंद्रमा के नक्षत्र हैं। मंगल भी आप देखिए संधि नक्षत्र का है, ज्येष्ठा का है। सिर्फ इसमें अगर आप देखें बाकी सारे प्लैनेट्स, लग्न और बुध को छोड़ दिया जाए तो सभी प्लैनेट्स उसके चंद्रमा के, बुध के और शुक्र के और चंद्रमा के, इनके मतलब नक्षत्राज में है। ये बच्चा भी अच्छा कमाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में और किसी के अंडर में प्रैक्टिस कर रहा है, तो अर्निंग्स वगैरह इसकी अच्छी है और बहुत अच्छी काउंसलिंग देता है। लेकिन चूंकि इसकी स्थिति, बहुत पहले ना एक आईपीएस ऑफिसर था जो कि राधा के उसमें रम गया था, उसका नाम पंडा था, जो यूपी में आईजी था। वो फिर राधा बन के मतलब ऑफिस जाने लगा, लिपस्टिक लिपस्टिक लगा के, वो तो उसको बाद में जो है आईजी के लेवल पे ही रिटायर कर दिया गया था, नहीं नौकरी से नहीं निकाला था। सर एक क्वेश्चन था, ये इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आती है? किसी का फैमिली में कुछ ऐसा वो होता है तब आती है? देखिए स्तर की प्रॉब्लम अगर आएगी तो आप समझ लीजिए कि उसमें उसका दिमाग का जो भाव है, लगन का जो भाव है, तीनों ही लग्नों में कोई ना कोई पीड़ित होगा। इसके अलावा जो बुद्धि का जो प्लैनेट है मरकरी, वो भी पीड़ित होगा, और जो पंचम भाव का स्वामी है वो भी पीड़ित होगा। इस कुंडली में अगर आप देखें तो पंचमेश जो है वो नीच के हैं। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बच्चों में, ऐसे सब बच्चों में नहीं आते, कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं, तो हाँ इसके पीछे क्या लव मैरिज या कुछ और फैमिली इश्यूज या किसी उसकी वजह से बच्चे में आ जाता है ये? सर D12 देखना चाहिए। Guruji, Saturn is exalted in D9. It will cancel the effect of D1 Nicha Rashi, right? Nicha नहीं नहीं, वो तो बढ़ा देगा ना। exalted in D9. उच्च राशि में हो गए तो उसका इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा। सैटर्न अच्छा नहीं, शनि को भी फीमेल ही माना जाता है ना, उसके उच्च का इम्पैक्ट और ज्यादा हो जाएंगे। और ज्यादा हो जाएगा। सर D12 देखना चाहिए, उसमें आगे का कुछ ऐसा। नहीं, D12 से क्या फर्क पड़ेगा? D12 तो माता पिता को देखने के लिए, नहीं, षष्टियांश को आप देख सकते हैं। इनहेरिटेंस वारसा में कुछ है ऐसा, कुछ मतलब आगे से चले आता है कुछ, है? आगे से कुछ ऐसा कुछ हो तो जैसे मीनू जी बता रही है। लीनेज में कुछ दिक्कत हो सकती है लिनियज सर, में, हाँ। कहीं किसी न कहीं पे ऐसा ऐसा किसी। वैसे है नहीं, जहां तक मैंने बात की है, मतलब इस तरह का दिखता नहीं है, क्योंकि बड़ा रिलीजियस फैमिली है, सर बहुत वो पूजा तो पाठ। नहीं, वो तो सब ऐसे है, वो कमी तो कोई भी नहीं बताता ना, चाहे कितना भी हो जाए। हाँ, चंद्रमा नीच के हैं, सूर्य जो है राहु के साथ है, और क्लस्टर ऑफ प्लैनेट जो है वो फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं। तुम शांसा में आप देख सकते हैं इस चीज को। अगर कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट होगा तुम शांता में ज्यादा दिखाई पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा आप देखिए इसमें 12वें भाव के हैं, एस्पेक्टेड है, राहु केतु के साथ है। वो मिस फॉर्चून का चार्ट बोलते हैं ना सर आप ये। हाँ जी, अगर आप इसे मिसफॉर्चून समझे, वो लड़का इसको मिसफॉर्चून नहीं मानता। बराबर है तो। अच्छा, अभी तक क्या हुआ है कि जब भी कोई पिनाइल सर्जरी हुई है
और लेडीज के जेनाटेलियास को प्लास्टिक सर्जन ने बनाया है, तो वो उसमें सक्सेस का रेट इतना कम है क्योंकि ना तो वो यूट्रस को बना पाए ताकि वो बर्थ ऑफ चाइल्ड दे। अमेरिका में 1-2 सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए हैं इसके, लेकिन कोई एनाटॉमिकल ऑलरेडी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ऐसी चीज हो कि बच्चे के अंदर ऑलरेडी यूट्रस प्रेजेंट हो तो उसके साथ वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वैसे तो बड़ी क्विड चीजें होने लगी है, मतलब बहुत ही आश्चर्य वाली चीजें होने लगी। अभी एक बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया, बेबी को जन्म दिया, बेबी के वुम में एक और बेबी है, आपने पढ़ा होगा अभी रिसेंटली। मतलब एक बच्चे को जन्म दिया जो बच्चा भी प्रेग्नेंट है। मतलब कलयुग आ गया है ना। हाँ। हाँ जी, रत्ना जी आप तो माहिर हैं इसमें, तो आप बोलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल है? हाँ जी ठीक है, कैसी सुन रही थी। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ जी ठीक हूँ। अच्छा, आप बताइए, क्योंकि आप तो इतना प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करती हैं, तो आपको इस हॉरोस्कोप में क्या ऐसी कमी दिख रही है जिसकी वजह से इसके अंदर एक रिवोल्ट की भावना, इस तरह का रिवोल्ट है कि माता पिता डरते हैं। अब क्या है कि माता पिता अगर उसको कोई बात बोलते हैं तो वो बहस नहीं करता, क्योंकि ये वृश्चिक राशि सेकंड हाउस की है, तो वो दबे में पेंटअप फीलिंग्स के साथ में घर से निकल जाता है। अब घर से चले जाने के बाद उसको ढूंढना एक बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है उनके लिए, माता पिता के लिए। वो ढूंढते हैं तो पता चलता है कि वो किसी दूसरे ट्रांसजेंडर के साथ है। दूसरा, उसको ढूंढने में उनको आसानी यही होती है कि भाई वो क्लिनिकल साइकोलॉजी चूंकि प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके पहले तो अब तो खैर उसके वो गाइड भी नहीं बताते, क्योंकि गाइड को भी उसने साफ धमकी दे दिया कि अगर तुम बताओगे मैं कहाँ हूँ तो मैं आपके वहां प्रैक्टिस करना बंद कर दूंगा। और वो एक बड़ा एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। तो ये सर मैं तो ये देख के हैरान थी, इसको इस वाली कुंडली में, कल वाले में तो नक्षत्र जो थे वो केतु और उसके बुध के और शनि के थे अधिकतर। जी। तो वो नपुंसक ग्रह के ही नक्षत्र थे, इसलिए उसका इफेक्ट था। लेकिन आज वाले में तो ये उच्च के बैठे हैं, चंद्रमा अष्टम के हैं लेकिन उच्च के हैं, बुध भी उच्च के हैं, और मार्स भी स्वग्रही है, और राहु भी 10वें घर का है। बुध जो है मूल त्रिकोण राशि के हैं। बुध जो है उच्च के होते हैं 15 डिग्री में, उसके बाद वो मूल त्रिकोण के हो जाते हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं। लेकिन आपका कहना ठीक है, बुध जो है 26-28 डिग्री के हैं, तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के। लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बुध और चंद्रमा उसके वर्गोत्तम है। और लेकिन आप एक बात देखिए, बुध और चंद्रमा वर्गोत्तम है, ये वर्गोत्तम कुंडली है। वर्गोत्तम जो कुंडलियां होती है ना, उनका डिटर्मिनेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, लग्न पे वर्गोत्तम भाव भी इतने ही स्ट्रांग होते हैं जितने कि उनके त्रिकोण और उनके केंद्र। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं जो है आश्चर्य में इसलिए था क्योंकि इस कुंडली के नवांश में सूर्य उच्च के आ रहे हैं, गुरु नाइन्थ हाउस के आ रहे हैं। तो सर मतलब ऐसे हम कुंडली देख के तो हम कुछ भी, जैसा कि आपने बोला, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते। मुश्किल तो है, इसमें मुश्किल था इस कुंडली में, क्योंकि उनके पेरेंट्स जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने काफी देर वो चुप रहे, तो मेरे को ये समझ में आया कि ये कुछ ताजिक से भी मुझे हेल्प मिली। तो मुझे लगा कि ये जो शनि इसके लगन के ऊपर उच्च के हैं और D1 में नीच के हैं, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है शनि का। उसका कारण है कि वो पंचमेश एंड चतुर्थेश हैं, उच्च के हैं और मंगल के डिस्पोजिटर हैं। तो मैंने उनको ये जरूर कहा कि मुझे लगता है मरकरी का और चंद्रमा का उच्च का होना, ये मुझे लगता है कि इसको इम्पोर्टेंस ही होगी, या उसको कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ऐसी कोई चीज होगी, विवाह के लिए मना करता होगा। तो उन्हें लगा कि मैं कुछ सही लाइन पकड़ रहा हूं, तब उन्होंने खुद बताया मुझे। अगर वो नहीं बताते, जब वो जैसे ही उन्होंने बताया तो मैं तो स्टम्प हो गया, मतलब मैं उसी समय स्टम्प हो गया, क्योंकि मैं इसको वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं समझ सकता था कि ये ट्रांसजेंडर है। जी वही, हम ऐसे जनरल कुंडली देख के हम नहीं बता सकते कि किसकी हो सकती है।
लेकिन D30 में मिस फॉर्च्यून वाले में 12वें घर में जो बैठे हैं ना सन और मून, मतलब लुमिनरी प्लैनेट विद राहु केतु एंड सन जो मतलब आत्मा का कारक, और वो बैठ गया 12वें जाके और 12वीं राशि में ही। और शनि से तो दुष्ट हो गए। और हाँ शनि से दृष्ट है। और मार्स नहीं, मार्स तो मार्स से और नहीं है, मार्स से शुक्र दुष्ट है। हाँ जी लग्नेश है जो लगन का। हम्म। और सर D60 भी मतलब ये BTR भी किया हुआ है आपने? वैसे इस बच्चे का ये केस आप कह सकते हैं कि इस बच्चे के बारे में बचपन में एक कंप्लेंट पुलिस को दी गई थी कि इसका बच्चे की सोडोमी का और इसका बच्चे का अब्यूज हुआ है। तो अब्यूज हुआ है और अब्यूज करने वाला जो है वो पकड़ा नहीं गया। ये कहा गया कि वो टीचर है, बाद में हशप हो गया मैटर। तो तो ये भी इसका दिमाग में वो हो गया। नहीं, लेकिन एक बात है कि इसी बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, नंबर 1। नंबर सर 2, 12वें का बुध अच्छा नहीं कहलाता ना। 12वें का बुध है ना लगन में, लग्नेश कुंडली में, लगन और कुंडली में, और बच्चे उच्च का होके 12वें। बच्चे का इस बात को छिपा के रखना कि उसका टीचर उसके साथ सोडोमी कर रहा है बहुत लंबे समय तक, और इस बात को जब निकल के आना, तो जब उसके बॉटम में से खून आने लगा तो फिर पेरेंट्स को चिंता हुई, तब डॉक्टर को दिखाया, तब उनको समझ में आया। तो जब डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है, तब वो पुलिस कंप्लेंट की गई, लेकिन बाद में विड्रॉ कर ली गई। तो इसका मतलब ये है कि वैसे ऐसे केसेस काफी बलवान तरीके से उठाए जाते हैं, लेकिन 2012 के बाद, 2012 के पहले जो आपके पॉक्सो एक्ट वगैरह ये बड़ा कमजोर ही हुआ करता था। तो तब भी राहु की दशा चल रही थी, पर राहु की महादशा से 10वें घर का राहु है वो भी सर। तो सर राहु की दशा में तो मैं एक फैमिली को जानती हूँ जिनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ था कि वो बार बार घर छोड़ के चला जाता था, और फिर आखिरकार उसने सुसाइड कर लिया था घर में ही, और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से बाहर आ जाता था घर से। घर वो ढूंढ के लेके आते थे, और लास्ट में और बिल्कुल घर वालों को जरा सा भी ये नहीं था कि मतलब इस तरह का बिहेवियर कि ये सुसाइड कर लेगा, और क्योंकि कई देर कमरे में बंद रह के बाहर आ जाता था और फिर सुसाइड कर लिया था। लेकिन बहुत, और राहु की दशा लगी हुई थी, बहुत परेशान किया था घर वालों को, जबकि सब इतने पूरा परिवार इतना हार्ड वर्किंग, सब मतलब अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन वो बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि मेरा दम इस घुट रहा है। हॉरोस्कोप में मैं समझ गया मीनू जी, इस हॉरोस्कोप के अंदर हमें ना जुपिटर को अनडिग्निफाइड प्रूव करना होगा। अगर गुरु अगर अनडिग्निफाइड होगा, तभी एक गुरु जैसा ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति को समाज के संस्कार, देखिए सूर्य भी सामाजिक संस्कारों का प्लेनेट है, लेकिन सूर्य एक सेल्फ को ज्यादा बताता है और सेल्फ के अपनी गुड हेल्थ और आदतों को बताता है। अब जैसे सन यहाँ उच्च का हो गया रोमांच में, तो वो एक D9 में, हाँ दोनों उच्च के हो गए, सैटर्न भी और सन भी। लेकिन D1 में सन और मून दोनों की पोजीशन अच्छी नहीं है ना, इसलिए वो बच्चा बोल नहीं पाया कोई भी चीज उसके साथ हो रही थी जो। हाँ नहीं, लेकिन आपको ना ये ढूंढना होगा इस तरह की हॉरोस्कोप में। जैसे अभी रत्ना जी ने जो एक बात बोली, इससे मेरा दिमाग जो है उस डायरेक्शन में चलने लगा कि गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो आदमी को डिग्निटी की लाइफ को इंश्योर करता है कि इसको डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी। मतलब समाज के अंदर उसको ट्रेडिशनल वैल्यूज की वजह से ही हमें डिग्निफाइड लाइफ मिलती है। जैसे कहने का मतलब है, आप यूं समझ लीजिए कि एक बच्चा जो है घर से बाहर निकल के माँ बहन की गालियां दे रहा है, तो क्या होगा, पूरा समाज उसके बारे में गंदा बोलना शुरू लगेगा। उसके पड़ोसी ही गंदी गंदी बातें बोलने लगेंगे कि भाई ये तो इनके घर में माहौल जो है गाली गलौज का होगा, तो बच्चा भी 6 साल का बच्चा गाली गलौज कर रहा है बाहर खेलते समय। D9 में जुपिटर एस्पेक्टेड है ना राहु से, and also is in Mercury house. Jupiter is in Mercury house. और वैसे हाँ उसमें भी है, और उसके अलावा वो राहु is aspected. राहु इसी की राशि। सबसे पहले आप ये देखिए ना, जुपिटर जो है अश्विनी नक्षत्र का है, यानी वो केतु के नक्षत्र का है।
अब वो केतु के नक्षत्र का है, केतु के साथ में बैठा है 9th हाउस में, चाहे भाग्य भाव में बैठा हो, लेकिन वो राहु केतु की एक्सेस में है और एस्पेक्टेड है, वो राहु के द्वारा एस्पेक्टेड भी है। दूसरा, D1 के अंदर अगर आप देखें तो वो नीच के शनि के साथ है गुरु, और गुरु को अगर आप नक्षत्र में देखें तो वो अश्विनी नक्षत्र का है, यानी कि बिल्कुल इन्फेंट नक्षत्र का है। मतलब अश्विनी जो है वो बिगिनिंग नक्षत्र माना जाता है मेष राशि का, यानी कि होने का नक्षत्र है। और 6th हाउस का वो आ रहा है उसमें, और उसमें 6th हाउस का भी है वो लॉर्ड ऑफ द 3rd एंड लॉर्ड ऑफ द 6th, तो वो रोगेश है, प्रबल त्रिषणाएश है। उस पे जो है मतलब उससे कि उसकी अपनी स्थिति गुरु की एक कंसर्न वाला पोजीशन दिखा रही है। तो ये तीनों की वैसे नवांश में अगर आप देखें तो राहु की दृष्टि उसके लगन और नवांश की लगन पे है, शुक्र पे, साथ में सूर्य पे है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं, गुरु पे है, और उसका और एस्पेक्ट पड़ता है आपके 5, 7 और 9, मतलब उसके फिर लाभ भाव पे भी है। तो लाभ पे होने की वजह से क्या है कि वो अच्छा कमा रहा है, वो अच्छी काउंसलिंग दे रहा है, उसकी इनकम अच्छी है, वो अपने आप को सपोर्ट कर रहा है, और एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में है। उसका जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन उसका मोर लाइक काउंसलिंग का प्रोफेशन है, जो सूर्य के उच्च के होने की वजह से। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि सूर्य उच्च का हो, शनि उच्च का हो, एक दूसरे को देख रहे हैं तो एक दूसरे की पावर्स को काफी कम करते हैं, क्योंकि पोलैरिटीज के प्लैनेट है, एनिमिकल प्लैनेट है। आप जानते हैं इन 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो एनिमी फ्रॉम बोथ साइड्स हैं, एक सूर्य और शनि, एक सूर्य एक शुक्र। तो आप देखिए यहाँ पे सूर्य शुक्र बैठे हैं जो कि एनिमी फ्रॉम बोथ साइड्स हैं। सूर्य शनि का जो है म्यूचुअल एस्पेक्ट है, दे आर ऑल्सो एनिमीज फ्रॉम बोथ साइड। तो अगर आप देखें लगन के ऊपर बहुत बड़ा एक क्षोभ है, लगन के ऊपर बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ रही है, नीच के शनि की लगन पे दृष्टि आ रही है। हाँ, तो और दशमांसा में गुरु उच्च का है तो ये काउंसलर है अच्छा, चंद्रमा की राशि में, इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में उच्च का है जुपिटर, उच्च का है जुपिटर, और इवन इसका लग्नेश जो है वो लाभ में बैठा है, और राहु क्या है वो दिखा रहा है लाभ किन से हो रहा है, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं। राहु का मतलब ये होता है कि ल्यूनेटिक्स, राहु का मतलब ये कंफ्यूज लोग, राहु का मतलब ही है कि जिनका दिमाग जो है बाइपोलर है, या जिनको ओसीडी है, जिनको दूसरी मानसिक परेशानियां हैं, जो जिंदगी को एक इमेजिनेशन के प्लेट्यू पे देख रहे हैं। तो ये इसके बाद कैसे केसेस आएंगे हेलुसिनेशन के, जो कहेंगे भाई हमें भूत दिख रहे हैं। इसके बाद कैसे केसेस आएंगे जो कहेंगे भाई हमें नींद नहीं आती, या हमारे को जो है हमेशा अपने बिरादरी या अपने फादर या अपने वो दिखाई पड़ते हैं। या ऐसे केसेस आएंगे जो आदमी जिसका बिहेवियर पल में मासा पल में तोला है, या जो कभी चीख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी गंदी हरकतें कर रहा है, तो कभी अच्छी हरकतें कर रहा है, या कभी एक्सट्रीम की थिंकिंग रख रहा है। तो राहु क्या है, वो हर चीज की एक्सट्रीमिटीज को दिखाता है। और सन के डिस्पोजिटर है वीनस का, तो वो एनिमी हो गया वो, और 12वें बैठा सन भी अपने से 10वें। ऐसा बिहेवियर तो सर राहु, नीच का सैटर्न और मार्स, यही 3 देते हैं ऐसा। हाँ, तो मंगल का मैं आपसे बता रहा था कि दोनों ही कुंडलियों में अगर आप देखें तो मंगल और चंद्रमा का एक संबंध बनता है। वही उसको बोल्डनेस दे रहा है, मतलब इन दोनों को ही बोल्डनेस कौन दे रहा है, मंगल और चंद्रमा? मंगल ही है। चलो पिछली वाली कुंडली में तो आप कह सकते हैं कि कोई आदमी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है, तो वहां का जो वातावरण है देश काल पात्र का, वहां तो चलो ये ट्रांसजेंडर वाली जो सिचुएशन है वो एक्सेप्टेबल है, रिकॉग्नाइज्ड है, उनकी एक अच्छी बॉडी है, यूनियन है, वो लोग जो हैं वो साथ में उनका कोहेसिवनेस है, वो जो है सरकार के अगेंस्ट में प्रदर्शन करते हैं, वो अपनी डिमांड्स को रखते हैं। लेकिन ये इंडिया के अंदर ये बात नहीं है, इंडिया में तो सब छिपाव की चीजें हैं। लेकिन सर इसमें गुरुग्राम वगैरह में तो होने लग गया, काफी दिखते हैं लोग। नहीं, वो किन्नर दिखते हैं। नहीं सर, बच्चे भी, आप सोसाइटियों में बहुत बच्चे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, हरीश फुलवानी सब बोलिए। सर एक छोटा सा सवाल था
हाँ बोलिए। अगर जैसे आपने यहाँ पे दिखाया कि इस कुंडली में कि फोर्थ राशि में हैं? राहु बैठा हुआ है, फोर्थ राशि में, फोर्थ हाँ राशि में राहु बैठा हुआ है। हाँ पर अगर यही सिचुएशन समझ लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक 9th हाउस में हो, फोर्थ राशि विद टुगेदर विद मून, तो उस सिचुएशन में वुड यू कंसिडर दैट या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है, अगर वो मून के साथ है और मून स्वग्रही है 9th हाउस में, तो इसका मतलब है कि मून इवन दो स्ट्रांग है अपनी ही कर्क राशि में बैठा हुआ, लेकिन अगर वो राहु के साथ बैठा है तो वो ग्रहण योग हो गया। अब ये चंद्रमा एक हमारा सॉफ्टवेयर है ब्रेन का, मतलब यूं समझ लीजिए, जब हम कहते हैं कि आदमी मन मर्जी से काम करता है या मन से सोचता है, मन क्या है? लोग इसको दिल की तरफ हाथ लगाते हैं हमेशा फिल्मों में कि मन से सोच रहा है। यार मैं तो मन से सोचता हूँ, दिल थोड़े सोचता है, सोचता तो हमारा ब्रेन है। ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो मरकरी उसको बना रहा है, और जो उसका सॉफ्टवेयर है वो सारा चंद्रमा बना रहा है। तभी चंद्रमा की वजह से ही अभी आदमी यहाँ है, कल को मतलब आधे घंटे के अंदर वो फिर मून के बारे में सोचने लगेगा, वो कहीं बाहर का अपने पिता के बारे में सोचने लगेगा, माता के बारे में सोचने लगेगा, किसी और के या पार्टी के बारे में सोचने। तो ये जो चंचलता है हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर की, ये चंचलता चंद्रमा से संबंधित है। अब राहु जैसे ही आ जाएगा तो आप समझिए वो डिविएंट बिहेवियर दे देगा उस चंद्रमा को, क्योंकि राहु या तो उसको बहुत प्रबल कर देगा कि वो आदमी जो है जिस बात को सोचेगा उस बात को घंटों ही सोचेगा। इसलिए मेरी अपना जो मेरा एज अ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर ये मेरा अनुभव रहा है कि अगर किसी ने अपनी मदर इन लॉ की कुंडली दिखाई और उसने उसमें चंद्रमा और राहु साथ में थे, और उसकी प्राइमरी कंप्लेंट ये थी कि माता जी के दिमाग में अगर एक बात बैठ जाती है कि मैं रोटी कच्ची बनाती हूं, तो वो 4 दिन तक नहीं जाती, उसी पे बात होती रहती है। चाहे मैंने जो है रोटियां हैं वो थोड़ा ज्यादा सेक के बनाई या पराठे बना के दे दिए, लेकिन ये बात उनके दिमाग से हटती ही नहीं है। सर, और अगर राहु सन और मून के साथ बैठा हो तब क्या इफेक्ट आएगा? तब भी यही इफेक्ट आएगा। अगर सन के साथ बैठा होगा तो क्या करेगा कि वो आदमी और ओवर 6th हाउस में बैठा हो दोनों के साथ ऐसा। हाँ, तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि क्या है कि ऐसा आदमी बहुत स्ट्रेस्ड आउट होगा, बहुत सोचने वाला होगा, तो और वो जो है ना कंसिस्टेंट नहीं होगा एक्सरसाइज में, अपने एब्स्टिनेंस में। एब्स्टिनेंस का मतलब है कि छोटी सी बात से हर्ट हो जाता होगा किसी से। एक्सरसाइज में, वॉक में, किसी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएगा। इवन अपनी दवाइयां लेने में नहीं दिखाएगा कंसिस्टेंसी। उसको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई तुमने ब्लड प्रेशर की दवाई ली कि नहीं ली, थायराइड की दवाई ली कि नहीं ली, डायबिटीज की ली कि नहीं। क्योंकि वो जो है ये दोनों ही ग्रह लग्नवत होने की वजह से और रोग भाव में आने की वजह से और राहु से पीड़ित होने की वजह से आदमी के अंदर इनकंसिस्टेंसी दे देते हैं। सो अगर यही सिचुएशन को इफ वी सी रिवर्स, मतलब एज अ लॉजिकल आर्गुमेंट कि किसी कुंडली में राहु चंद्र के साथ बैठा हुआ है, किसके तो साथ? राहु चंद्र के साथ बैठा हुआ है मून के साथ, जी, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि उसका मन एकदम कठोर होके, मतलब वेरी स्ट्रांग होके इधर उधर जाएगा, या फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब इमोशन लेस हो जाएगा। He would not be thinking about himself. इस पे डिपेंड करता है कि राहु किस राशि के अंदर बैठा है। अगर राहु और चंद्रमा अगर किसी भी फिक्स राशि में बैठे होंगे, जैसे 11 फिक्स राशि हैं, उन फिक्स राशि में बैठेंगे, तब तो वो एक ही बात का वो रिसर्चर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ननद ने मुझको ऐसा क्यों बोला, इस पे एक डिस्कशन होगा तो कम से कम 10 दिन होगा। और अगर वो चर राशि में होगा तो उसका फिर वो चेंज होता रहेगा। वो अब वो ननद की बात हो रही, फिर सास की बात होगी, फिर गवर्नमेंट की बात होगी, फिर मोदी की बात, छोटी छोटी बातों पे करेगा। और अगर वो किसी भी तरह की जलीय राशि में होगा तो वो ये दिखाएगा कि उसका इमोशनल स्विंग बहुत जबरदस्त और तेजी से हो रहा है। इमोशनल स्विंग का मतलब है कि अभी वो हंस भी रही है तो ये गारंटी नहीं कि थोड़ी देर के अंदर उसके आंसू निकलने शुरू हो जाएं और ये कहे भाई तुम मेरा ध्यान नहीं रखते। हस्बैंड से बात हो रही है, हस्बैंड से कहे कि
फला फला समय में तुम बहुत ध्यान रखते थे, अभी तो तुमने जो है मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि दिन में। जैसे जैमिनी में हो सर, तो जैमिनी ज्यादा जैसे इमोशनल राशि होती है। अब ये वायु राशि है, जेमिनी वायु है 3 7 11। वायु राशि के अंदर बड़े वाइल्ड थिंकिंग्स हो जाती हैं, मतलब ये असल में वायु राशि होने की वजह से ये थिंकिंग बहुत वाइल्ड हो जाती है। कहने का मतलब है कि आज तुमने, वो अपने हस्बैंड से कहेगी आज तुमने मेरे बारे में ये नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी थी, और तुम कल को तुम जो है वो मैं मर रही हूंगी, तुम मेरे पास आओगे नहीं, मैं यहाँ से जाएगा कि मैं मर रही हूँ, अस्पताल पहुंचाना है, तुम अपने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे, अपनी सेक्रेटरी के साथ घूम रहे होगे, पिक्चर देख रहे होगे, मतलब वाइल्ड थिंकिंग होनी चली जाएगी। सर मैंने बहुत फैमिली को राहु के कारण डिस्टर्ब देखा, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत इम्पैक्ट देखा, जिसका जैसे कई बड़ी बड़ी कोठियां जैसे बंद कर देते हैं कुछ, इससे इतना झगड़ा मंगल के कारण घरों में, और इतना बुरी हालत, पागलपन तक स्थिति पहुंच गई, या किसी का मंदिर के पास घर है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से पूरे परिवार ही बर्बाद हो गए हैं, बहुत बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इवन मंगल और राहु मेरी एक क्लाइंट के साथ में है, तनख्वाह उसकी जो है 3 करोड़ रुपए साल की है, लेकिन अगर वो किसी से झगड़ लेती है, चाहे वो उसकी माता जी बहन हो, उसका पति हो, वो झगड़े को तब तक संभाल नहीं पाती जब तक कि कोई कुछ घर के अंदर टूट ना जाए, चाहे वो कैमरा टूट जाए, मोबाइल टूट जाए, क्रॉकरी टूट जाए, और मतलब दूसरा आदमी रो पड़े, और मतलब बिल्कुल इंतहा हो जाए चीखने चिल्लाने की, या नीचे से एरीज का शनि और मंगल का कहीं कॉम्बिनेशन होता है ना, तो बहुत भयानक गुस्सा होता है ऐसे लोगों में। हाँ, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, जो कुछ हाथ में होता है वही पटक डालते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इफ आई मे, वैसे हरीश फूलवानी साहब, आपका प्रश्न इतना अच्छा था कि आपके प्रश्न के हिसाब से क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो कि ग्रैंड योग बनाता है, अगर वो फिक्स साइन में है तो उसका पता एक सिंगल पॉइंट पे थिंकिंग एंड रिसर्च टाइप की होगा। पॉजिटिव साइड में होगा देयर विल बी ए रिसर्च डन ऑन द सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव साइड में होगा तो वो रिसर्च तो होगी, किसी नेगेटिव मैटर पे होगी, वो चाहे बिहेवियरल को नेगेटिव मैटर है। और अगर जली राशि में होगा तो फिर बहुत हाईली बाइपोलर टेंडेंसीज देगा कि एक आदमी हंस रहा है तो फिर रो रहा है, एक छोटी सी बात पे वो टच, और बहुत टची और फ्रजाइल हो जाएगा। और अगर चार राशियों में होगा तो फिर टॉपिक्स बदलेंगे, लेकिन हर टॉपिक के एक सर्टेन इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, मतलब टॉपिक्स तो जल्दी जल्दी बदलेंगे, लेकिन वो उसमें कुछ टॉपिक इमोशनल होंगे, कुछ टॉपिक जो है प्रैक्टिकल होंगे, कुछ खर्चे को लेकर होंगे, कुछ वो अभी एक सबसे ज्यादा खर्चे को लेकर झगड़ा फसाद कराएगा अर्धी साइन में। अर्धी साइन में अगर राहु और मून साथ में होंगे तो उसका मतलब सारा झगड़ा ही इस बात पे होगा कि तुम ज्यादा खर्चा करते हो, तुम मैं कम खर्चा करती हूँ, या मैं ज्यादा खर्च, वो कहेगा तुम ज्यादा करती हो मैं कम करता हूँ, और तुम्हें घर चलाना नहीं आता और पैसे को संभालना नहीं आता, इस तरह की बातें। मतलब ये जो हमारी, और धर्म का अगर होगा तो धर्म को लेकर बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन होगा, फेनेटिसिज्म के लेवल पे होगा। कहने का मतलब है कि तुमने आज बृहस्पतिवार को दाढ़ी क्यों बना ली, तुमने मंगलवार को तुमने दाढ़ी क्यों बनाई और कपड़े क्यों धोए वीरवार को, तुम जिन्हें घर को बर्बाद कर दिया है। अगर वो धर्म के साइन में अगर इस तरह का चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे राहु अगर सेकंड हाउस में है, अगर आप देखें तो आई डोंट नो, मैं पहले फर्स्ट हाफ में नहीं था, आई कुडंट अटेंड, पर अगर पेरेंट्स, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड, मीनू जी ने बोला था कि बच्चे आजकल शुरू से जल्दी दिख रहे हैं गुड़गांव में। एग्जाम्पल को मैं थोड़ा स्ट्रेच करूं, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? वरिड पेरेंट्स भी तो आ सकते हैं ना, कि भाई वो लोग बोलें कि हमें रेमेडी बताओ, रादर देन नेचुरल कोर्स ऑफ व्हाट द लाइफ हैज टू टेक। मतलब सर छुपाते हैं। अभी मैं बताती हूँ एक केस, एक है, मतलब उसमें अब मेरे को किसी दूसरे से पता चला, अब एक बच्चा है उनका, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं दोनों, और एक बच्चा पढ़ने बाहर भेजा था, तो बच्चे ने सीधा इंस्टाग्राम पे ही रिवील कर दिया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ठीक, अब माँ पापा का तो सीधा ही हार्ट अटैक आ गया 2 बार। ठीक है, और मतलब खुल के बोलते नहीं है ना लोग सर, कि पूरे उसमें क्या हो जाएगा, लोग छुपाते हैं।
मेरा मीनू जी की जो बात है ना, उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अगर गुड़गांव में ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज जो बढ़ रही है ना, गुड़गांव के नुक्कड़ कोनों पे आपको कैनिपीज मिल जाता है। अगर आप पान की दुकान में जाएं तो आपको 500 रुपए की पुड़िया मिल जाती है, जो आपकी जॉइंट्स जो आपके चलते हैं वो करीब करीब 4 से 5 दिन चलते हैं। इसी तरीके से चरस भी बड़ी इजीली अवेलेबल है, स्मैक भी बहुत इजीली अवेलेबल, 2500 की एक पुड़िया आ जाती है। ऐसा मुझे एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने बताया। इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में ये चीज बड़ी इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा टालमेंडीन वगैरह इस तरह की बहुत सी दवाइयां हैं, कोडीन टाइप की जो दवाइयां हैं जिनमें मॉर्फिन होता है, उन दवाइयों का सेवन जो है बच्चों में बढ़ा है। हाँ, अभी 2 हॉस्टल में मिले तो हैं, सोनीपत की तरफ की 2 बच्चे मरे हुए मिले हैं। हाँ, मिले 2-3 दिन पहले की न्यूज है। हाँ, तो अब स्थिति क्या है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज जो है ना, आर्टिफिशियली ये ट्रांसजेंडर गे वगैरह निकल के भी आ रहा है इन दवाओं के आफ्टर इफेक्ट की वजह से। क्योंकि जो आदमी भी चरस की सिगरेटों को पी रहा है वो क्लाउड 9 पे तो आ जाता है उस समय, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो उसका ब्रेन जो है ना बड़ा गलेबल हो जाता है, यानी उसके ब्रेन को उसके दोस्त जो है बड़ी आसानी से कुछ भी बात बोल के प्रभावित कर सकते हैं। अब सपोज उनमें से 5 लड़के जो चरस पी रहे हैं, उनमें से एक लड़का अगर चरस पीते हुए कहते हैं कि भाई मैं ट्रांसजेंडर हूं, मैं तो फीमेल बनना चाहता हूँ, मैं तो माँ बनना चाहता हूँ, तो क्या होगा, चारों के चारों चूंकि चरस के नशे में है, उनके दिमाग में भी आएगा यार ये तो एक अच्छी बात है, ये तो मेरे अंदर भी है जो ये कह रहा है। अब ये हो सकता है कि ये फैक्चुअल बात ना हो उस व्यक्ति के साथ, लेकिन उसके दिमाग में एक परत बन गई अब, तो उस तरफ को सोचना उसका शुरू हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो जितने भी कैनिबीज वगैरह को क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि वहाँ न्यू अमेरिका के बहुत से स्टेट्स में नहीं सर, उसने तो रहना शुरू कर दिया वहां पे किसी के साथ। अब मम्मी पापा परेशान हैं, आप मतलब बुला भी नहीं सकते हैं और छोड़ भी नहीं सकते हैं, बहुत परेशान है बेचारे, और खुल के बोलते भी नहीं है। अब हमें तो पता है किसी सोर्स के द्वारा कि ऐसा हो गया उनके साथ, लेकिन पर सर ड्रग्स के लेने से थोड़ी ना बाद में ट्रांसजेंडर हो जाएंगे। नहीं, चरस वगैरह और वो ऐसा उसकी तरफ बढ़ा देती है, हाँ ये ठीक कह रही हैं कि इम्पोर्टेंसी की तरफ बढ़ा देते हैं, जितने भी चरस स्मैक वगैरह होते हैं, मतलब सत्ता की तरफ बढ़ाते हैं। और इसके दिमाग पे काबू छोड़ देते हैं ना सर। उसमें क्या होता है ना, दिमाग बहुत गलेबल हो जाता है। गलेबल का होता है जैसे थाली का बैगन है, इधर को घूम गया उधर को घूम गया, तो उनके दिमाग ना इम्प्रेशनेबल बहुत हो जाते हैं, और उनको जो बातें उनका फ्रेंड सर्कल बोल रहा है वो बात उनको लगता है कि हमारे जीवन में भी है। तो और ये अगर राहु की दशा लगी हो तो फिर तो अनकंट्रोलेबल हो जाती थी। हाँ रत्ना जी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। मॉडरेशन में अगर कोई इस तरह की चीजों का आदी है तो वो जब उस चीज से बाहर निकलेगा तो वो फिर नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर वो आदतन करने लगेगा और वो ज्यादा करने लगेगा जॉइंट्स लेने का काम, तो फिर आप समझिए कि धीरे धीरे उसका ब्रेन कमजोर होता चला जाएगा और माइंड उसका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो भी उसको इन्फ्लुएंस दिया जाएगा वो इन्फ्लुएंस उसको पकड़ लेगा। सर इसकी कोई रेमेडी हो सकती है क्या? अब आपको मैं वो आई कुडंट कंप्लीट माय क्वेश्चन बिकॉज इसकी रेमेडी हो सकती है क्या? मतलब जो हाँ जी, इसमें देखिए सिंपल सी बात है, लोग आपके पास आते हैं विद अ कंसर्न बिफोर दे बिकम कंप्लीटली गे, लेस्बियन और व्हाटएवर दे कॉल इट। राइट। देखिए इसमें LGBTQI में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रेमेडी होगी वो आई के लिए होगी, जिसके दोनों जेनेटिलियाज हैं। उसका रीजन है कि वो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एक म्यूटेंट जीन्स ने उनको क्रिएट किया है। क्योंकि म्यूटेंट्स है तो उनका तो फिर मेडिकल साइंस में ही वो है कि उनको तो प्लास्टिक सर्जरी करके एक ऑर्गन को समाप्त करना होगा, टेस्टिस को निकालना होगा उनको। अगर फीमेल उनका ज्यादा प्रोनाउंस है फीमेल बनाना पड़ेगा, या अगर मेल प्रोनाउंस है तो फीमेल वाले को डॉर्मेंट करना होगा। तो उसके लोग करते हैं, यूट्रस निकाल देते हैं, वो सब करते हैं, एक दो हुए ओवरीज निकालते हैं।
हाँ ऐसे होते हैं ऑपरेशन। लेकिन बाकी जितने भी हैं LGBTQ, ये जो लोग हैं, आप समझिए कि इसके लिए जो लगन है, तीनों लगन, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जो भी उसका लगन का स्वामी है, उसके वैदिक मंत्र होने चाहिए, सूर्य के वैदिक मंत्र होने चाहिए, चंद्रमा के वैदिक मंत्र होने चाहिए। दूसरा, उसको जितना ज्यादा आप धार्मिकता की तरफ लेके जाएंगे, अष्टांग योगा की तरफ लेके जाएंगे, उसके द्वारा योगा, मेडिटेशन, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इन सब से उसको बहुत फायदा होगा। और इसको वो कंपाउंड ना कर पाए जॉइंट्स वगैरह लेके। अगर वो ये ज्यादातर मैंने देखा कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो जॉइंट्स वगैरह भी काफी ले लेते हैं और स्मैक भी लेते हैं। तो ये अगर आप उनकी परेड भी देखें जो नवंबर में होती है इसके लिए, इंटरसेक्स के मातम के लिए जो रेड होती, उसमें ज्यादातर लोग जो है वो जॉइंट्स ले रहे होते हैं, ओपनली दे रहे होते हैं, और पुलिस भी उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये एक बहुत बड़ी, ये राहु का जो प्रभाव है ना तीनों लग्नों पे, यही उनको इस तरह का की करीबी देता है जॉइंट्स, हम्प्स एंड CHS के लिए, मतलब कैनिबीज के लिए या स्मैक के लिए, या आजकल रूफी आ गया है, या एक फेंटल क्या एक नई सब्सटेंस आया है जो बहुत ही खतरनाक है। फेंटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। सर इस एज में तो कोई बच्चा नहीं मानता, धार्मिक तो छोड़ ही दो, आप हनुमान चालीसा करवा सकते हैं बोल दो, वो भी नहीं करते। फेंटालिन बहुत खतरनाक एक ये आ गया है, फेंटानिल। ये फेंटोलेमाइन ड्रग केसेस, फेंटालाइन मिक्स करके कुछ नया भी है, लोगों को खिलाते हैं। हाँ। सब अब यंग बच्चों को रोक ज्यादा तो नहीं सकते ना ज्यादा बाहर जाने मुनाफा लेने के सबसे लिए। फर्स्ट तो यही होता है, उनको कंपनी से बाहर निकालो। अब वो अगर गए हुए हैं तो ऐसे एकदम से डिसीजन लेना बच्चे मानते ही नहीं है आजकल। मेरा एक क्वेश्चन है गुरुजी। हाँ बताइए। रिमेडी जो हम लोग करते हैं, ये एक्चुअली कितना इफेक्टिव होता है? देखिए इसका आंसर बहुत ही इजी है। मैं आपको ये फेंटानिल जो है ना, वो एक सिंथेटिक ओपियाड ड्रग है। मतलब ये ओपीन से या मॉर्फिन से बनता है, और ये मतलब ज्यादा मात्रा में लेने पे आदमी की डेथ तक हो जाती है आजकल। लेकिन इसका एक ट्रेंड चढ़ा हुआ है, क्योंकि इसका असर 40 आवर से ऊपर तक होता है, और वो लगातार जो है वो आदमी को क्लाउड 9 पे रखता है। उसको लगता है वो बादलों में से सफर कर रहा है। हाँ, अब आपका जो प्रश्न है, देखिए इसमें मुकेश जी कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हमारा कंट्रोल फ्री विल के द्वारा है। जैसे कहने का मतलब है कि हम उन चीजों को, जो चीजें हमें सूट नहीं करती, उनको हम ना करके, ना खा के अपनी बॉडी को बेटर कर सकते हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि उसको लैक्टोज की इंटॉलरेंस है या ग्लूटेन की इंटॉलरेंस है, मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स और फ्लोर, आटा उसको जो है वो कब्ज कर रहा है, या उसके पेट में दर्द कर रहा है, या उसको बहुत गैसेस बना रहा है, या मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी वजह से उसको तकलीफें आ रही है, उसको छोड़ देगा तो उसको एलर्जी नहीं होगी। अब जैसे किसी आदमी को मालूम है कि वो उसकी स्नोफीलिया बहुत बड़े हुए हैं, स्नोफेलिस उसके बड़े हुए हैं, तो वो अगर स्मोक करना छोड़ देगा तो नेचुरली उसको या टोबैको बंद कर देगा, या वो उन चीजों से बाहर निकल जाएगा कि जो, तो यहाँ पे वो एक इम्प्रूवमेंट ला सकता है। देखिए सबसे पहले ग्रहों की वजह से एक सिचुएशन क्रिएट होती है जो हर व्यक्ति के साथ नहीं होती। तो ये फिक्स्ड है कि ग्रहों के प्रभाव से ही वो कंडीशन आई है। क्योंकि स्मोक करने वाले इतने मिलियंस लोग हैं, लेकिन हर आदमी स्नोफीलिया बड़े हुए वाला नहीं होता कि खांस रहा है, स्मोक कर रहा है, खांस भी रहा है, या उसको प्रॉब्लम आ रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही। तो इसी प्रकार से बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम या ज्यादा, ये तो ग्रहों की वजह से फिक्स्ड है। लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है योगा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, जिमिंग के द्वारा।
आप अपने इम्यूनिटी को, बॉडी की और खाने पीने में ध्यान रख के आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। नहीं, जैसे आपने अभी वैदिक मंत्र की चर्चा की, कुछ दान पुण्य भी करते हैं वो लोग, उसका कितना इम्पैक्ट होता है उसका उसका इम्पैक्ट काफी अच्छा होता है। वो सबसे पहले क्या होता है कि वो आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं उन कर्मास को क्लीन अप करता है। तो वैदिक मंत्र कभी वेस्ट नहीं जाते, और पहले सबसे पहले वो उन कर्मास को क्लीन करेगा जिन कर्मास की वजह से व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद फिर वो नया बैलेंस उसके साथ में क्रिएट करेगा। जो न्यू बैलेंस का मतलब है कि उसको एक अच्छे ग्रहों का बैलेंस, अच्छे पुण्यास का बैलेंस उसका क्रिएट होगा, तो उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह दूर हो जाएंगी। और देखिए इसमें फिक्स क्या है, फिक्स ये है आपका स्ट्रक्चर, आपका कलर, आपके व्यक्तित्व को परिवर्तित किया जा सकता है ट्रेनिंग के द्वारा। जैसे कहने का मतलब है, आप देखिए कोई लड़का है, बहुत जितने पढ़ाकू लड़के हैं वो जाते हैं, जैसे आईपीएस में जाते हैं, सरदार पटेल एकेडमी में उनकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। वहां पे बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज होती है, या एनडीए खड़गवासला में उनकी ट्रेनिंग होती है, या जो आर्मी वालों की और मिलिट्री स्कूल देहरादून में होती है, आईएमए में। उसके बाद वो परिवर्तित हो जाते हैं, बहुत परिवर्तित हो जाते हैं, वो बहुत हिम्मती हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, इसके अलावा ड्रिल करना, वो सारा डिसिप्लिन उनको आता है। तो उसका मतलब व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गया। यही एक वजह है कि जो आप देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं या पीपीएस हैं, या आपके ये अभी दरोगा के लेवल पे तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन आप पीपीएस आईपीएस के लेवल पे अच्छी ट्रेनिंग होती है। उसी प्रकार से जो ट्रेनिंग है वो आर्मी के उसमें सबसे बेस्ट होती है। तो आप देखते हैं कि जो आइडेंटिकल बिहेवियर उनका हो जाता है। आर्मी ऑफिसर्स होंगे, वो जैसे ही वो जेंटलमैन कैडेट होंगे, उसके बाद वो लेफ्टिनेंट बनेंगे, तो उनका सबका बिहेवियर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाता है। डिसिप्लिन को लेके, बोल्डनेस को लेके, असर्टिवनेस को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके आपको लगेगा सभी का कॉन्फिडेंस करीब करीब बराबर है, और वो किसी भी इवेंचुअलिटी इन क्राइसिस को फेस करने में कैपेबल है। इसका जो इसमें ये एक ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग से क्या है तो तुम्हें परिवर्तन आया, लेकिन कुछ चीजें फिक्स क्या है कि एक आदमी जो बहुत हार्ड विचारधारा का है, मतलब बहुत एक्सट्रीम में सोचता है, ये भी फिक्स्ड है। एक आदमी बहुत इमोशनल है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, लवर है, डॉग लवर है। एक आदमी डॉग हेटर है या पेट्स हेटर है। तो वो चीजें जो है फिक्स्ड हैं, उनको आप चेंज नहीं कर पाते। इसी प्रकार से एक आदमी जो है वो उसका जो बिहेवियर का जो कोर बिहेवियर है, वो बिहेवियर उसका चेंज नहीं होता। जैसे वो डोमिनेटिंग बिहेवियर का है, वो किसी को कंट्रोल फ्रीक है, वो इस वजह से क्या है अपने माथातों के साथ में जो है बहुत मतलब लाठी लेके पड़ा हुआ है, या अपने पत्नी के साथ में बहुत डिसिप्लिन रख रहा है, बहुत डोमिनेट कर रहा है। वो सब चीजें आप देखते हैं फिक्स्ड होती हैं। और वो उसके लिए मैरिज काउंसलर्स के बाद जाने के बाद भी जो परिवर्तन आते हैं वो बहुत मिनिस्क्यूल परिवर्तन होते हैं। इसी वजह से मैरिज काउंसलिंग के बाद घरों का बचता हुआ बहुत कम देखा जाता है, कि मतलब नहीं, हस्बैंड वाइफ को मैरिज काउंसलर बात कर रहे हैं लेकिन उनको सॉर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो पहले भी डाइवोर्स करना चाह रहे थे और बाद में भी डाइवोर्स ही कर रहे होते हैं। तो कुछ चीजें फिक्स हैं इसी प्रकार से। जैसे लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात जो हमें हिलाती है वो ये है कि आयु का स्पैन फिक्स नहीं है। जैसे इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो एवरेज आयु थी वो 36 वर्ष की थी। मतलब एवरेज पॉपुलेशन की डेथ का जो इंडेक्स था वो 36 वर्ष था। आज आयु जो है 70 वर्ष की एवरेज आयु है। जापान में 100 वर्ष है, और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में, अगर आप ये फ्रीक केस को हटा दें, कोविड वाले को, कोविड में जो है बहुत लोग मरे यूरोप के। गांव में तो काफी एजिड हो जाते हैं। मेरी सास खुद 88 ईयर की है, खुद सारा काम कर लेते हैं, इतनी फिट है। तो आप ये वो सब देखें तो आप ये क्या रीजन रहा, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, जिसकी वजह से सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स को हर आदमी आज की डेट में जा सकता है, अवेल कर सकता है डॉक्टर्स की एडवाइजेस को, और अच्छी केयर में रहता है, 5 स्टार केयर में रहता है। तो हाइजीनिक स्थितियां हैं, उसकी वजह से क्या है कि वो जीवन जो है लोगों का बढ़ गया है। पहले लोगों के हार्ट के स्टंट नहीं लगते थे, अब जो है
अगर कोई ब्लॉकेज होता है हार्ट में स्टेंट डाल दिया, फिर हार्ट जो है पूरी तरह से काम करने लगा, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा। तो ये चीज भी इसका ये मतलब हुआ कि जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में फ्री विल ट्रेनिंग और फ्री विल के द्वारा इंप्रूवमेंट लाने का स्कोप रहता है। जब इसमें स्कोप ये रहता है कि फिजिकल एक्टिविटी से स्कोप रहता है, तो ये मानना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से भी उतना ही स्कोप होगा। वजह यह है कि हमने ये बात गौर की है कि चाहे कोई विदेश वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी में वो कर रहा है, अगर फिलैंथ्रोपी या दान कर रहा है, या वो हाफ मास्क में उनमें जाता है, अगर वो संडे चर्च में जाता है, दान पुण्य करता है, उसकी जिंदगी के अंदर इंप्रूवमेंट आता है। और यही एक कारण है, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा होता तो बहुत से ऐसे कल्ट बन गए हैं, जो कल्ट जो है वो जहाँ भीड़ लगी रहती है, बहुत से जैसे हमारे वहां पे श्री श्री रविशंकर जी हैं, या हमारे वहां पे जैसे बापू आसाराम जी थे जो लोगों को समझाते थे। अभी तो खैर वो अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी गलती और उनके बिहेवियर के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, जैसे जगदीश मेहता साहब हमारे विदेश में रहते हैं, मोहन बैल साहब विदेश में रहते हैं, वो जानते हैं कि ऐसे बहुत से कल्ट लीडर्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, और वो इस बात को कहते हैं कि उनको फॉलो करने के बाद उनकी लाइफ में परिवर्तन आया है। सर, सूर्य चंद्र को बलवान बनाना चाहिए नहीं सभी के लिए? जगदीश साहब, क्या चंद्र को बलवान ताकत देनी चाहिए ना, ये उसका जो एसेंस में जो मन और आत्मा दोनों स्ट्रांग होता, अभी हम करें उसका उपाय करें तो ये इसमें से बाहर निकल सकते हैं ना। बिल्कुल, जैसे सूर्य आत्मा के कारक और चंद्रमा है इसमें मन के कारक, और जो लगन है वो सभी चीजों का कारक है। तो अगर इन तीनों को अगर हम इसको स्ट्रांग बनाते हैं तो डेफिनेटली हम जो है इम्प्रूवमेंट अपने जीवन के अंदर, योगा और मेडिटेशन, अष्टांग योगा के द्वारा, इसी प्रकार से पूजा के द्वारा, वैदिक पूजाओं के द्वारा, हमारा सब जो है, जो कि ऋषियों ने लिखा है तो उन्होंने वैदिक पूजाओं को, क्योंकि जिस समय लिखा गया था तब वैदिक सिस्टम ऑफ लिविंग वाज द कल्चर एट दैट टाइम। सर एक क्वेश्चन, सर इसमें कितना टाइम लगेगा रेमेडी को इफेक्ट करने में, इन योर एक्सपीरियंस? I find that many a times it takes about 3 months or it could take about 6 months, but things change. तो हमारे ऋषि मुनि ने भी रिसर्च किए होंगे ना इसमें मंत्र सर से। कौन सी राशि मैं आपको बताऊं मुकेश जी, क्या है कि जब ऋषि मुनियों का जब टाइम था तो वैदिक वे ऑफ लिविंग हमारा हिंदुस्तान का कल्चर था। आप ये समझिए कि सिर्फ ऋषि लोग संध्या नहीं करते थे, ऋषि लोग जो है वो नदी के किनारे जो जाके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वो नहीं करते थे, उनके फॉलोवर्स भी करते थे और मासेस में करते थे। कहने का मतलब मल्टीट्यूड ऑफ, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर हमेशा 4 बजे उठते थे, स्नान करते थे, उसके बाद पूरा एब्ल्यूशंस करने के बाद में बाथरूम जाना, स्नान करना, उसके बाद वो घूमने के लिए जाते थे और घूम के आते थे। और उस समय घूमते समय वो मंत्र साधनाएं करते थे। रात को भी जो है वो जनेऊ अपने कान में लगा के उसके बाद जो है भोजन करते थे, और बकायदा गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही भोजन की शुरुआत करते थे। और बिल्कुल एक सात्विक खाना खाते थे। हाँ, प्याज लहसुन खाते थे, लेकिन कभी उन्होंने क्वेश्चन है। हाँ, हरीश फुलवानी साहब, जो वैदिक मंत्र होते हैं ना, वैदिक मंत्रों का बहुत बड़ा असर होता है। जो आपने, मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। मेरा क्या हुआ था कि 2005 की बात है, मेरा स्क्रूटनी में आ गया था, इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में केस। तो मैं बड़ा स्टम्प हो गया पूरी तरह से, मुझे समझ में नहीं आया। और आपको बताएं कि मेरे केस में क्या था कि मेरे वाइफ का और हस्बैंड वाइफ का हमारा ज्वाइंट अकाउंट था। उसके अंदर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मूर्खता ये की, उसने क्या किया, जो कैश इन हैंड बोलते हैं जिसको, तो ज्वाइंट अकाउंट में उसने, चूंकि उसने मेरे वाइफ के और मेरा ज्वाइंट अकाउंट था तो वो 1 लाख रुपया था। उसने क्या किया, उसने ये लिख दिया कि दी मनोज कुमार भंडारी हैज ट्रांसफर्ड एंट्री ऑफ 1 लाख, एंट्री नहीं लिखा, ये लिखा 1 लाख टू हिज वाइफ मिसेस हेमा भंडारी। So cash balance in the hand of Mrs. Hema Bhandari as of today is 1 lakh in this bank. So I had 3-4 banks. So
वो क्या हुआ कि स्क्रूटनी में आ गया वो केस। उसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, टैक्स लॉज, आप किसी को भी 20,000 से ऊपर का जो अमाउंट है वो कैश नहीं दे सकते। तो ये केस आया तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने सूर्य के वैदिक मंत्र कराए, एक हमारे पंडित दानवीर शास्त्री जी हैं उनके वहां कराए, और एक वशिष्ठ जी के वहां पे भी सूर्य के वैदिक मंत्र कराए, क्योंकि मेरे को कनेक्ट नहीं था। इसका चमत्कार मुझे जो है विद इन मंथ मिला, क्योंकि इनकम टैक्स ने मुझसे कहा कि आपने 1 लाख का रुपया अपनी वाइफ को दिए हैं, यू आर यू हैव टू पे अ फाइन ऑफ 11 lakhs, क्योंकि 11 टाइम फाइन होता है। तो मैं उनके चक्कर वक्कर लगाने में लगा हुआ था। तो इस बीच में क्या हुआ, जो मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन थे उनको मैंने उनका ईमेल आईडी ढूंढ के मैंने उनको ईमेल लिखी, और उनको मैंने, ये सूर्य के मेरे वैदिक मंत्र 1 महीने से चल रहे थे, तो मुझे हिम्मत आई, मैंने कहा पता करता हूँ। सीसी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने वो सीसी करके 2005 की बात है, तो मैंने उनको लिखा कि साहब मेरे साथ में ये हो गया और 11 लाख रुपया, और मैं जो है कंपनी के अंदर काम करता हूँ जैकेस इंडिया में, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इस तरह की पेमेंट करना, तो आप जरा प्लीज लुक इनटू इट। आप ये समझिए सीबीडीटी के जो चेयरमैन थे उनका मुझे फोन आ गया, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का आया कि वो उनसे आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि क्या हुआ है आपका, मुझे मेल मिला है, आपने नंबर अपना लिखा था। तो मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट उनको मैंने उनके व्हाट्सएप पे लेकर भेज दिए। उसके बाद मैं गया तो वो एडिशनल कमिश्नर ने उस दिन मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, आप 11 लाख रुपए जमा कर दें। तब मैंने जो है सीबीडीटी के चेयरमैन का मुझे वहां फोन आया। मतलब आप समझिए सूर्य के वैदिक मंत्रों का इतना बड़ा चमत्कार, उनका फोन मुझे उसी समय आया, मैं वहीं एडिशनल कमिश्नर के साथ बैठा था। उन्होंने कहा आपके केस में तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी बात करा, आप कहाँ पे हो? मैंने कहा इनकम टैक्स ऑफिस में। उनका एडिशनल कमिश्नर से बात कराइए। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो चेयरमैन है वो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। तो उन्होंने उनसे ये पूछा, उन्होंने कहा कि आप ये मुझे बताइए कि ये कैश इन हैंड दिखा रहे हैं अपनी वाइफ के, इन्होंने कैश विड्रॉ करके कब दिया अपनी वाइफ को? ये तो एक एंट्री, देयर इज एन एंट्री इन अ जॉइंट अकाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज which is shared by both of them, and now the chartered accountant has misinterpreted that and written that this entry is transferred to the husband. तो उन्होंने कहा ये कब इन्होंने कैश ट्रांसफर किया है? ये तो कैश तो विड्रॉ ही नहीं हुआ है, वो तो बैंक में ही अमाउंट है। तो आप कैसे इसको उस लॉ के अंदर ला सकते हैं जिसमें 20,000 से ऊपर का कैश अलाउड नहीं है, और किसी ने 1 लाख का कैश दे दिया तो उसको 11 टाइम्स का फाइन होगा। एडिशनल कमिश्नर ने अभी तक मेरा केस भी नहीं देखा था, वो कहता है ऐसा है आपका केस। और वो सीबीडीटी का चेयरमैन इतना बड़ा माई बाप होता है इनके लिए। अब वो जो है उन्होंने मेरा सारा अकाउंट मंगवाया, अपने उससे मंगवाया इनकम टैक्स आईटीओ से। आईटीओ ने बताया तो उसने आईटीओ को बहुत डांटा। उसने कहा कि आपने ये मजाक बनाया, ये कल को आप इनको फाइन कर रहे हैं, ये अगर ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे आपकी नौकरी चली जाएगी। ये तो इसको चैलेंज करेंगे ट्राइब्यूनल के अंदर। जब इन्होंने कोई पैसा विड्रॉ ही नहीं किया अकाउंट से तो इनको वो फाइन कैसे लग रहा है? और ये कोई कैश का ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं। और आप समझिए कि सूर्य के वैदिक मंत्रों का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उन्होंने मुझसे जो है, उन्होंने इस बीच में उन्होंने मेरे सारे अकाउंट खुलवा लिए थे, सारे उनकी एंट्रीज। और यहाँ तक कि इस लेवल पे वो लोग आ गए थे कि उन्होंने मतलब मेरे 7 साल के अकाउंट पूरे खोले हुए थे। अब वो क्या हुआ कि वो ढूंढने में लग गया कि और कोई गलती है, और कुछ है, और क्या है, कितना आपका खाने का बिल है। वो सब मेरे स्टेटमेंट ले रहे थे, भाई आप प्रति माह आप कितना खर्चा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसका अकाउंट बनाइए, एक्सेल शीट बनाइए, कितना आप अपने आपकी वाइफ की ब्यूटी पार्लर में कितनी सैलरी आप दे रहे हैं, कितना क्या है, क्या मतलब करते 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 बहुत परेशान करने की इनकम टैक्स ऑफिसर ने कोशिश की। उसके बाद उसने ढूंढा, उसको कुछ नहीं मिला। तो उसने एक दिन मुझे बुलाया और उसने कहा हम आपका केस क्लोज कर रहे हैं विदाउट एनी पेनल्टी। और वो केस क्लोज हो गया। उधर मैं हवन करा के आया था सूर्य के वैदिक मंत्रों के, और इधर केस मेरा क्लोज हो गया। मैं फिर सीबीडीटी के चेयरमैन साहब को मैंने फोन किया, उनको मैंने धन्यवाद। उन्होंने कहा मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है आउट ऑफ द लाइन।
I have only looked into your account and I found that there's been a gross negligence on the part of the ITO to interpret this as a cash transaction, because your CA has written cash transferred. But he should have the eyes and the intelligence to see as cash being withdrawn and given to your wife. जब withdraw ही कुछ नहीं हुआ है, तो it is only an entry which is transferred to her name. तो मेरे कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी मुसीबत से मैं निकल गया है, और सूर्य के वैदिक मंत्र, अच्छा उसने इस बीच में क्या हुआ कि उसने मुझसे एक दिन पूछा था कि भाई मेरी वाइफ भी ज्योतिष करती है, तो आप तो ज्योतिष में तो आपके उपाय होते होंगे, आप तो इनकम टैक्स में फंसे हुए हैं, स्क्रूटनी में। मैंने कहा हाँ जी, मैं सूर्य के वैदिक मंत्र करा रहा हूँ। तो उसका लास्ट सेंटेंस मुझे ये था, भंडारी साहब आपने जो सूर्य के वैदिक मंत्र कराए हैं उसका चमत्कार तो मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा इसको मैं बोलूं कि आप गलती पे थे, और ये गलती जो है ये लाइमलाइट में आई है अफसरों की वजह से। तो मैंने कहा मैं क्यों उसको नाराज करूं, क्योंकि इनसे कहते हैं घोड़े क्या गाड़ी अफसर की पिछाड़ी कभी नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे बच्चे बाहर रहता है या वो जैसे, तो बच्चे के उस पे बिहाफ पे पेरेंट्स कर सकते हैं? हाँ ओके, तो बच्चे को लग जाएंगे सारे उपाय? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर बच्चे का अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ है तो बच्चे का करना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बच्चा नहीं करता बिल्कुल भी? क्या नहीं करता? बच्चा उपाय नहीं करेगा? नहीं, माँ बाप के द्वारा किए गए जो उपाय हैं वो पूरी तरह से बच्चों पे ही लगते हैं। ओके जी चलिए मैं रखता हूँ क्योंकि सुनील जी की क्लास होने वाली है। हाँ चालू हो गया है। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।